सबसे पहले आप एक माइंड मैप रेडी कर लो कि हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, व्हाट इज दिस? Hello CA Foundation students, I hope all of you are doing well. We are continuing with our unit number 3 of Partnership Act, and I have already uploaded 3 lectures, one on unit number 1, 2 lectures for unit number 2, and this is our 4th lecture. So hopefully in this lecture we will cover all of unit number 3. This revision is very much beneficial for all those students who are specially giving September 26 attempt, because I am revising all the concepts and that too in a very quick manner. कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन यूनिट नंबर 3? रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करता है, एज वेल एज डिसोल्यूशन रिलेटेड पॉइंट्स भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आप एक माइंड मैप रेडी कर लो कि हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज, रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा? इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? व्हाट इज नॉट अफेक्टेड इवन दो द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड? डिसोल्यूशन के क्या तरीके हैं? डिसोल्यूशन के लिए क्या कोर्ट ऑर्डर दे सकता है? कौन से केसेस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है? ये सारी चीजें। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? गेटिंग योर फर्म्स नेम रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स, दैट इज नथिंग बट रजिस्ट्रेशन। इज दिस रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी? नो, बट द consequences are such that you will feel that it is better to get the firm registered. लेकिन प्रोसीजर क्या है? आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन को आपको डिलीवर करना पड़ेगा या फिर पोस्ट से भेजना पड़ेगा। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। और कौन से एरिया का रजिस्ट्रार होगा ये? ही शुड बी द रजिस्ट्रार ऑफ द एरिया इन विच योर प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड या फिर प्रपोज टू बी सिचुएटेड। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। मैंने, आई नो थोड़ा सा आपको ये खिचड़ी लग रहा होगा, इट इज अ मेसी बिट, बट फॉर रिविजन दिस इज वेरी इफेक्टिव, दीज नोट्स आर वेरी इफेक्टिव। सो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास एप्लीकेशन फाइल करवाना पड़ेगा। नाउ व्हाट द रजिस्ट्रार विल डू? ही विल एंटर योर नेम इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। ठीक है, वहां पे जब वो नाम एंटर करेगा तो यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग कब माने कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो वहां पे दिया गया है द एंटरिंग नेम ऑफ द फर्म इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स, दिस इज अ रूटीन मैटर फॉर द रजिस्ट्रार एंड द रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी कंप्लीटेड एज सुन एज application is delivered to the registrar. So this is important from your exam point of view. जैसे ही एप्लीकेशन आपने डिलीवर कर दिया, माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और ये जो रजिस्ट्रार है, ये कब रजिस्टर में आपका नाम एंटर करेगा? तो जब भी उसको लगेगा that all the formalities which are given in the act have been complied with, then he will enter the name in the register. अच्छा, कुछ गलत हुआ तो मैम, तो वापस से आपको एप्लीकेशन रिफाइल करना पड़ेगा, वो आपको मिस्टेक्स पॉइंट आउट करेगा। तो मैम फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कैसे माना गया? डिलीवर हो गया तब। तो ऑब्वियसली इस केस में उस डिलीवरी के टाइम पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आप जब नया एप्लीकेशन फाइल करोगे, आप जब चेंजेस करके करोगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट माना जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है, दिस इज टू बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और देयर ऑथोराइज्ड एजेंट्स। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पार्टनर को ही साइन करने की जरूरत है या फिर ऑथोराइज्ड एजेंट भी चलेगा? यस, ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ द पार्टनर कैन ऑल्सो साइन, बट नेसेसरी है कि सारे पार्टनर्स या फिर उनके ऑथोराइज्ड एजेंट को साइन करना है ये एप्लीकेशन। उसके बाद consequences of non-registration, section 69. If your firm is not registered, then you cannot file a civil case. No suit in a civil court by the firm which is not registered, or even the co-partners cannot file a case against the third party. तो यहाँ पे important क्या है? Only a suit can be filed by a registered firm, plus this condition is also important. जो भी लोग केस फाइल कर रहे हैं, the persons who are suing should be in the register of the firm as partners of the firm. उनका नाम रजिस्टर में रजिस्ट्रार के पास होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप समझ लो, ABC अगर पार्टनर्स हैं और वो नए पार्टनर D को एडमिट करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने डी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में दिया ही नहीं है, सो डी इज नॉट मेंशन्ड एज पार्टनर इन द रजिस्टर। देन इन दैट केस ABCD फर्म जो है, अगर वो केस फाइल करती है, दैट विल बी इनवैलिड, दैट विल नॉट बी एनफोर्सिएबल, क्योंकि कंडीशन क्या है? रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए आपके फर्म का, प्लस द पार्टनर्स हु आर सुइंग, देयर नेम शुड बी देयर इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म्स। दूसरी चीज, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम।
सेट ऑफ क्लेम मतलब इफ यू ओ समवन एंड दैट पर्सन ऑल्सो ओज यू समथिंग। आप पार्टनरशिप फर्म जो है, आप किसी को पे करने वाले थे 1000 रुपीज और सामने वाला बंदा आपको पे करने वाला था से फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज, तो आप बोलते हो कि यार 19,000 ही दे देना, ठीक है। या फिर उल्टा समझ लो इस केस में कि आप उसको 20,000 देने वाले थे और उससे आपको आने वाले थे 10,000, तो आप बोलते हो कि हम 10,000 ही पे करेंगे। ये जो सेट ऑफ है ये आप नहीं कर सकते हो अगर वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं मुझे मेरे 20,000 चाहिए, मैं 10,000 नहीं दे रहा, मुझे मेरे पूरे 20,000 चाहिए, ना कि 10,000 आपसे, आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो देयर इज नो रिलीफ टू द पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम इफ योर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। उसके बाद अग्रीव्ड पार्टनर कैनॉट ब्रिंग लीगल एक्शन। अगर कोई पार्टनर के साथ कुछ गलत हो रहा है, ही कैनॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर्स और द फर्म। तो वो पार्टनर जो है किसी और पार्टनर के अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है, लेकिन उसका भी एक्सेप्शन है जो हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। एंड थर्ड पार्टी कैन स्टिल स्यू द फर्म, मतलब आप केस फाइल नहीं कर सकते थर्ड पार्टी के ऊपर, लेकिन थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। बट फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप ये चीजें कर सकते हो। राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू स्यू द फर्म और एनी अदर पार्टनर, ये तो ऊपर भी बोला ना कि थर्ड पार्टी का राइट अफेक्ट नहीं होता है इवन इफ योर फर्म इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। द राइट ऑफ पार्टनर टू स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो नॉर्मली बोला कि कोई भी पार्टनर फर्म के अगेंस्ट में या को पार्टनर्स के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो बोलता है कि मुझे फर्म का डिसोल्यूशन करवाना है, या फिर वो बोल रहा है कि मुझे जो डिसॉल्व फर्म है उसके अकाउंट्स नहीं दिखाए जा रहे, तो इस केस में वो केस फाइल कर सकता है। द राइट ऑफ द पार्टनर टू स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व फर्म, या फिर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसॉल्व फर्म, कि जो प्रॉपर्टी बेच रहे हम लोग फर्म की, कि भाई उसका जल्दी से जल्दी रियलाइजेशन करवा लो। इस चीज के लिए, इन तीन चीजों के लिए फिर भी पार्टनर केस फाइल कर सकता है इवन इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। तीसरी चीज, पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर ऑफ कोर्ट, ये किस केस में आएगा? अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है अनरजिस्टर्ड फर्म का, तो उसके जो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो जो है प्रॉपर्टी रिलीज करवा ले पार्टनरशिप फर्म से जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी है, और उसके लिए वो केस भी फाइल कर सकते हैं। दे कैन ब्रिंग एन एक्शन फॉर इट। राइट टू स्यू और क्लेम अ सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ द सूट डज नॉट एक्सीड 100 रुपीज। ये तो बहुत ही पुराना वैल्यू दे रखा है इन्होंने कि 100 रुपीज तक का आप सेट ऑफ कर सकते हो, उसके लिए आप केस फाइल कर सकते हो अगर 100 रुपीज की बात है। यस, राइट टू स्यू एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और हायर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर ऑफ अ फर्म फॉर अकाउंट्स ऑफ द फर्म और टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो पार्टनर मर चुका है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स केस फाइल कर सकते हैं फॉर टू रीजंस, अकाउंट्स ऑफ द फर्म और टू रियलाइज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये और ये पॉइंट आप साथ में याद कर सकते हो। तो इन चीजों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इवन इफ योर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। नाउ देयर इज अ पॉइंट गिवन इन द मॉड्यूल कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब क्या है। अब रजिस्ट्रेशन रिलेटेड हमारा सब कुछ कवर हो गया, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की बात अगर हम करते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ये टर्म का क्या मतलब है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इस टर्म का क्या मतलब है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि पूरा का पूरा फर्म आप बंद कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब से फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है उस पार्टनर की, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसका डिफरेंस बिटवीन आप पढ़ लेना मॉड्यूल से, बहुत ही ईजी है। नाउ how can the firm be dissolved? For dissolution of the firm, there can be dissolution without the order of the court or there can be dissolution by order of the court. बिना कोर्ट के ऑर्डर के कौन से केसेस में होगा? या तो सारे पार्टनर्स ने म्यूचुअली अग्री कर लिया बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, या फिर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था कि इस दिन पे हम फर्म डिसॉल्व कर देंगे, तो उस केस में देयर इज अ डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। देन कंपलसरी डिसोल्यूशन। व्हाट इज कंपलसरी डिसोल्यूशन? से फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस कर रहे थे और अब वो जो बिजनेस है वो इलीगल हो गया, तो उस केस में आपको कंपलसरीली फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कंपलसरी डिसोल्यूशन। से फॉर एग्जांपल बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल, ठीक है। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट। ना व्हाट इज दिस सर्टन इवेंट? मतलब कि आपने अगर पार्टनरशिप फॉर्म बनाया था कोई एक स्पेसिफिक
बिजनेस एक्टिविटी के लिए। अब वो बिजनेस एक्टिविटी खत्म हो गया तो आपका फर्म डिसॉल्व करोगे आप, या फिर आपने फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाया था, जैसे वो फिक्स्ड पीरियड खत्म हो गया आप फर्म को डिसॉल्व कर दोगे। अदरवाइज बाय नोटिस, ये तीनों चीजें अगर नहीं है और आपको डिसॉल्व करना है तो क्या हो सकता है कि आप राइटिंग में दे दो दैट यू वांट टू डिसॉल्व द फर्म फ्रॉम सो एंड सो डेट। तो आप नोटिस देके इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ योर इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, यू कैन डिसॉल्व द फर्म। इस केस में डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या माना जाएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताना, या फिर मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है, नहीं तो मॉड्यूल से पढ़ लेना। पार्टनर को या तो नोटिस में लिखना पड़ेगा किस दिन से डिसॉल्व किया जा रहा है, या फिर अगर नहीं लिखा है तो क्या होगा डेट ऑफ डिसोल्यूशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का क्या मतलब है कि ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये सारी चीजों में क्या हो रहा है कि सब पार्टनर्स का कंसेंट है। लेकिन अगर कोई केस में ऐसा हो रहा है कि कोई एक पार्टनर नहीं चाहता है कि फर्म डिसॉल्व हो, तो बाकी दो पार्टनर्स के पास ऑप्शन है कि वो क्या करे, कोर्ट के पास जाए। अब वो अगर कोर्ट के पास जाना चाहते हैं तो हर बार कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन अगर इन चीजों में वो जो केस है वो फॉल कर रहा है, इफ द केस इज विद इन दीज पैरामीटर्स, देन इफ एनी ऑफ द पैरामीटर्स इज सेटिस्फाइड द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन। इसके अगर आपको डिटेल्स पढ़ने हैं यू कैन रेफर मॉड्यूल पेज 4.63। हम लोग यहाँ पे क्विकली कवर कर लेते हैं। इनसैनिटी, अगर कोई पार्टनर ऐसा हो चुका है कि वो नॉर्मली बिजनेस कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इनसेन। मिसकंडक्ट, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में मिसकंडक्ट कर रहा है या फिर किसी का परमानेंट इनकैपेसिटी हो चुका है, राइट, हो सकता है ड्यू टू इल हेल्थ या फिर लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ भी इसमें रीजंस हो सकते हैं। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, कोई पार्टनर ने परसिस्टेंटली अग्रीमेंट को ब्रीच किया, इसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स मॉड्यूल में गिवन है, एक बार देख लेना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कि कोई पार्टनर जो है अपना इंटरेस्ट पूरा का पूरा ट्रांसफर कर रहा है, बाकी पार्टनर्स चाहते हैं फर्म डिसॉल्व कर ले। कंटिन्यूअस लॉस, फर्म को इतना लॉस हुए जा रहा है कंटिन्यूअसली और ये दिख रहा है हमें कि अगर हम बिजनेस कंटिन्यू भी करते हैं तो भी हमें लॉस ही होने वाला है, तो इस केस में भी आप कोर्ट के पास जा सकते हो एंड गेट द फर्म डिसॉल्व। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, दिस इज लाइक अगर कोई भी बाकी ग्राउंड लगता है कोर्ट को कि ये जस्ट है, इक्विटेबल है, कि इसके बेसिस पे हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, देन द फर्म कैन बी डिसॉल्व। इसके आप स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन में बनता है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, एक बार अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या खत्म हो जाएगी, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लायबिलिटी अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन, मतलब पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो तब तक कंटिन्यूड रहेगा जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता है। एक्सेप्शन इज स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर और अ डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर का स्टेट डिसोल्यूशन के बाद लायबल नहीं रहता है अगर पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया है तो, या फिर अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर की बात करें तो जिस दिन वो इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो गए या फिर जिस दिन वो मर गए उसके आगे उनकी स्टेट लायबल नहीं रहती है, तो उस केस में पब्लिक नोटिस का कोई रेलेवेंस नहीं है। राइट ऑफ द पार्टनर टू हैव द बिजनेस बाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, इसके ऊपर May 26 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन आई एम सेइंग डोंट इग्नोर देम। आई यूजुअली कवर ऑल द पॉइंट्स इन ऑल द चैप्टर्स बिकॉज कहीं पे भी क्वेश्चन बन सकता है, और इस बार वही हुआ May 26 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। सो सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं लिख पाओगे, आपको कुछ भी नहीं सूझेगा। राइट ऑफ द पार्टनर टू हैव द बिजनेस बाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, ये क्या पॉइंट है, सिंपल सी बात कि अगर कोई भी पार्टनर जो है उसको दिखता है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है लेकिन ये लोग फटाफट प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे, क्या प्रोसेस कि एसेट्स को सेल ऑफ करना, फिर जो भी आ रहा है उस कैश से लायबिलिटीज को सेटल करना, अगर कुछ सरप्लस बच रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। तो हर पार्टनर का जो है वो राइट है कि वो बिजनेस को वाउंड अप करवाए, ठीक है। टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म एंड देन गेट द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, इस चीज का हर पार्टनर के पास राइट है। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप, इसका क्या मतलब है, देखो वाइंडिंग अप जिस दिन हो गया तो उस दिन पूरा प्रोसीजर खत्म नहीं होता है, और कुछ आपके ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होंगे कि जो आपने वाइंडिंग अप के पहले स्टार्ट किए थे लेकिन एज ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप वो फिनिश नहीं हुए, तो ऐसी चीजों के लिए पार्टनर के पास अभी भी अथॉरिटी रहेगा कि उन चीजों को वो कंप्लीट करे। सो इट इज अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म
for anything necessary to wind up firm's affairs and to complete the transactions which were begun but left unfinished at the time of dissolution. इसका एक्सेप्शन है एक्ट्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर. अगर कोई इंसॉल्वेंट पार्टनर बाद में कोई भी काम करता है तो उसके लिए फर्म के ऊपर कोई भी बाइंडिंग मतलब ये बाइंडिंग नहीं होता है. देन पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स. आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप इस पेज नंबर पे पढ़ सकते हो, बट मैं आपको बता रही हूँ सिंपल सी चीज कि अगर कोई पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है तो उसको पहले आप यूज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटीज, और अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है पार्टनर की तो उसको पहले आप यूज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ पर्सनल लायबिलिटीज, और अगर कुछ बच जाता है फिर आप उसको यूज करोगे फॉर द पेमेंट ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटीज. ठीक है, ये लास्ट चीज, इसका मैंने अब यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी आपको दिया है. मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, व्हाट इज दिस? सी, नॉर्मली हर प्रोविजन जैसे है वैसा ही ये भी है कि अगर आप ये प्रोविजन फॉलो करते हो जो एक्ट में दिया है तो ठीक है, अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो अग्रीमेंट में डिसाइड कर लेना. सो सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, दो चीजें एक्ट बोलता है. हाउ आर द लॉसेस गोइंग टू बी पेड, मतलब अगर कोई डेफिशिएंसी आ रही है पेमेंट करने के लिए तो उसको हम लोग कैसे उसकी भरपाई कैसे करेंगे. ठीक है, और दूसरी चीज हाउ आर एसेट्स अप्लाइड. ठीक, तो मैं आपको बता दूं आपके लॉसेस जो है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई प्रॉफिट का रिजर्व पड़ा है तो उससे पे किए जाएंगे. उसके बाद पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और अब हमारे पास एक पूल बन गया कैश का. ठीक है, अब इसको, ये जो एसेट्स का पूल बना, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब कौन से सीक्वेंस में पे करेंगे. सो ऑब्वियसली पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटीज पे होंगी, फिर पार्टनर्स का कैपिटल दिया जाएगा, फिर अगर हमने पार्टनर्स से कोई एडवांस लिया था तो वो पे ऑफ किया जाएगा, और फिर अगर कुछ बचता है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल अगर आप समझोगे तो बेटर रहेगा. एग्जांपल, हाउ मच ईच पार्टनर वुड गेट बैक इन केस एक्स एंड वाई. ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल है ना मॉड्यूल 4.66 पे, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. तो उस केस में इन्होंने क्या बोला है कि से फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर्स है जिनमें इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होने वाला है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसेट्स आपके कम है पार्टनरशिप फर्म के और लायबिलिटीज ज्यादा है, तो फिर पार्टनर्स किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे. तो देखो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो पार्टनर्स को जो लॉस है वो भी इक्वली बियर करना पड़ेगा. तो उसी को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है कि हर पार्टनर का जो लॉस है वो यहाँ पे कैसे आएगा. लेकिन अगर उन्होंने अग्री किया है कि हम जो है लॉस वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाले रेशियो में बियर करेंगे, तो फिर आपका कैसे आंसर आएगा वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है. ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और यहाँ पे जो है हमने डिस्कस किया है कि अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन में वो लोग लॉस बियर करने वाले हैं तो क्या आंसर आएगा. ठीक है.